हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग तीसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेत्रा रेणु जीवी से कहती है, बड़ी दादी अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप मुझको दोगी? रेणु देवी पहले उसको उसकी बात बताने के लिए कहती है। नेत्रा को अच्छे से पता था कि रेणु देवी इतनी जल्दी उसकी बातों में नहीं आने वाली है। नेत्रा उनको कहती, आज मेरी और प्रथम की शादी की सालगिरह है। आप खुशी खुशी मान गई उसे मनाने के लिए, तो आज आप अंगद भाई जी और महक को भी इजाज़त दे सकती हो हमारे साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए। रेणु देवी कुछ ही दूर पर खड़ी महक और अपने पोते अंगद को देखती है, जो कि अभिषेक जी और प्रीति का बेटा है। अंगद प्रथम से 1 साल छोटा है। रेणु देवी नेत्रा को कहती है, बड़ी बहू, जिस शादी को हमने कभी माना ही नहीं, उसकी शादी की सालगिरह को अपने सामने मनाने की इजाज़त हम कैसे दें? और वैसे भी इन दोनों को परिवार की ज़रूरत नहीं है। जिसके बिना ये घर से भागकर शादी कर सकते हैं, उसके बिना अपनी खुशियाँ भी मना सकते हैं। नेत्रा अभिषेक जी को कहती है, चाचा जी आप तो कुछ कहिए बड़ी दादी को। ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी अंगद भाई जी ने, जो आप सब उनसे ऐसे अजनबियों की तरह व्यवहार करते हो? आपके बेटे से शादी की है महक ने, इनका भी तो हक है इस सिंघानिया खानदान की छोटी बहू के रूप में जाना जाने का। अभिषेक जी उससे कहते हैं, बड़ी बहू तुम बच्ची हो, तुम्हें अभी नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। शादी करके इन्होंने गलती नहीं की, पर इनका तरीका गलत था, इनकी शादी ही गलत थी। नेत्रा अशोक जी की तरफ उम्मीद से देखती है, शायद वो कुछ कह सके। वो उसे कहते हैं, नेत्रा बच्चा, मासा और सगा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग घर से भागकर अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बिना शादी करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। नेत्रा उनको कहती है, पर महक भी तो मेरी तरह आपकी ही बेटी है, वो भी सगी वाली। क्या आप उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते उनकी एक गलती के लिए? अशोक जी उसे कहते हैं, बेटी वो होती है जो अपने बाप की इज्जत को पूरे समाज के सामने उछलने से बचाए, जो कि तुमने की। बेटी वो नहीं होती जो अपने बाप का मुंह काला करने के लिए मंडप में दूल्हे को छोड़कर भाग जाए। भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ एक ही बेटी का सुख लिखा है। पहले अदिति थी, अब तुम हो, ये लड़की नहीं। अपने माँ पापा के मुँह से अपनी ऐसी बात सुनकर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। अंगद भी उसके पीछे जाता है। रेणु देवी सभी को डिनर करने कहती है। वो अशोक जी को रुकने के लिए कहती है, क्योंकि कल आयाश का बर्थडे भी वो लोग मनाने वाले थे। दूसरी तरफ महक अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। अंगद उसके पास जाकर उसे कहता है, अब क्यों रो रही हो? मैंने कितना मना किया था कि तुम्हें भाग के शादी नहीं करते हैं, पर तुम कभी किसी की बात सुनती हो क्या? महक उसको रोते हुए कहती है, अंगद मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे लिए मैंने जीजू से शादी नहीं की, अपने पापा की इज्जत की परवाह किए बिना मैं घर से भागी है। अब तुम भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हो अंगद। अंगद गुस्से में कहता है, इस घर में पहले भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी उस प्रथम की वजह से। अब जब से तुमने मुझसे शादी की है, तब से मासा ने मुझे इस घर का बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है। मेरे खुद के माँ बाप ने मुझसे मोल लिया है। तुम तो आराम से रह रही हो, सबकी बेरखी तो मुझे सहन करनी पड़ती है। तुमसे अच्छी तो नेत्रा भाभी है, जिसका पति घर पर नहीं है, फिर भी सभी उनकी कितनी इज्जत करते हैं। तुमसे शादी करके ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी। अंगद रूम के बाहर चला जाता है। महक अपने आप को कहती है, ये सब उस नेत्रा की वजह से हो रहा है। जीजू तो मुझसे शादी करना भी नहीं चाहते थे। उनको क्या प्रॉब्लम होती मेरे उनसे शादी न करने से? वो अगर यहाँ होते तो सबको मना लेते मेरे और अंगद के लिए, पर उस नेत्रा ने जीजू से शादी करने की वजह से वो हट होकर हवेली छोड़कर चले गए और सभी ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। भगवान करे जीजू कभी वापस न आए, किसी और से शादी कर ले और वो गवार बेवकूफ़ नेत्रा पूरी ज़िंदगी उनका इंतज़ार करते रहे। नीचे सभी घर वाले डिनर कर रहे थे। अंगद और महक भी उन्हीं के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इस पूरी हवेली में बस अंगद और महक
से बस नेत्रा, आयांश और राधिका ही बात करते थे। बाकी बड़े तो रेणुका देवी ने साफ मना कर रखा था उनसे बात करने के लिए। हालांकि मना तो नेत्रा को भी किया था उन्होंने, पर वो कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। वो भी प्रथम की वाइफ थी। कुछ देर बाद सभी छोटे अंगद के रूम में थे। नेत्रा ने उन दोनों के लिए एनिवर्सरी मनाने के लिए केक मंगवाया था। अंगद नेत्रा को कहता, भाभी इसकी क्या ज़रूरत थी, मासा ने देख लिया तो आपको भी दो बातें सुना देंगी वो। नेत्रा उसे कहती है, बड़ी दादी को मैं संभाल लूँगी, उनको संभालना आता है मुझे। इस हवेली की बड़ी बहू हूँ मैं, कह रही हूँ ना आपको, अपना केक काटो। पहली सालगिरह है आपकी शादी की, ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। अंगद उसे हक करके उसे थैंक यू भाभी कहता है। वो उससे दूर होकर कहता है, भाभी मैं भगवान से विश करूँगा कि वो बेवकूफ़ प्रथम भी आ जाए आपकी ज़िंदगी में वापस। अगली सालगिरह आप भी उनके साथ ही अपनी एनिवर्सरी मनाओ। अपने पापा के लिए बेवकूफ़ सुनकर आयांश नेत्रा की तरफ देखता है तो नेत्रा अपने दोनों हाथों से जल्दी से आयांश के दोनों कान बंद कर लेती है और नामे से हिलाकर उसे ऐसी किसी भी बात पर ध्यान देने के लिए कहती है। अंगद उसे कहता है, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? आयांश को भी अपने पापा के बारे में पता चलना चाहिए ना। कब तक आप इसके सामने इसके पापा की बुराइयों को छुपाती रहोगी? इतनी प्यारी वाइफ को छोड़कर तो चला गया, वो पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, वो दारू पीकर बेवड़ा कहीं का। नेत्रा स्ट्रिक्टली अब अंगद को मना करती है प्रथम के खिलाफ ऐसी वैसी बातें आयांश के सामने करने के लिए। अंगद उसे सॉरी कहकर महक का हाथ पकड़कर केक कट करता है। नेत्रा और बाकी सभी उनको बधाइयाँ देते हैं। महक तो बस वहाँ ऐसे खड़ी थी। वो अपने मन में कह रही थी, कितना नाटक कर रही है ये बेवकूफ़ लड़की, क्यों अंगद इसको इतना मुँह लगाता है। सोचा था शादी की पहली एनिवर्सरी मालदीव में मनाऊंगी, इस गवार के साथ मुझे मनानी पड़ रही है। कुछ देर बाद रात को नेत्रा प्रथम के रूम में सो जाती है। रोज़ तो वो आयांश के साथ सोती है, पर आज उसने जिद की कि वो अपने नाना जी के पास सोना चाहता है, तो नेत्रा आज अपने रूम में सो रही थी। रात के 10 बज गए थे, पर नेत्रा को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बेचैनी हो रही थी, उसका दिल जोरों से धड़धड़ कर रहा था। वो अपने आप को कहती है, मुझे आज इतना अलग क्यों फील हो रहा है, जैसे या तो बहुत अच्छा होने वाला है या तो कुछ बुरा होने वाला है। प्रथम ठीक तो है ना? भगवान मेरे प्रथम जी मेरे पास हो या ना हो, बस उनको ठीक रखना आप। नैना सोने से पहले पानी पीती है और प्रथम की फ़ोटो को एक नज़र देखती है और अपनी आंखें बंद करती है। धीरे धीरे नेत्रा को अब नींद आ जाती है। रात को 1 बजे सिंघानिया हवेली के बाहर एक कार आकर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से बाहर कार का दरवाज़ा खोलता है। एक 3 फीट सूट पहने इंसान उस कार के बाहर आकर हवेली के अंदर चला आता है। गार्ड उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो 1 साल बाद प्रथम को देख रहे थे। रात ज़्यादा हो गई थी तो किसी को जगाना नहीं चाहता था। प्रथम सीढ़ी से होते हुए अपने रूम में आता है, तभी उसके पैरों में कुछ चुभता है। वो लाइट जलाकर उसको उठाकर देखता है तो ये आयांश की बॉल थी। प्रथम बेड की तरफ देखता है, वहाँ किसी को सोते देखकर उसको बिल्कुल हैरानी नहीं होती। वो अपने आप से कहता है, ये अदिति भी ना, हमारे बेबी के सारे टॉयज़ ऐसे ही ज़मीन पर डाल रखे हैं, समझती ही नहीं। ऐसी हालत में ज़्यादा सावधानी रखनी होती है, इसे चुभ जाएगा तो। प्रथम उस बॉल को साइड में रखकर रूम के अंदर से बंद करता है। वह अपना बिजनेस सूट का कोट खोलकर वहीं सोफे पर रखता है। वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। थोड़ी देर में वॉशरूम में जाकर शावर लेकर एक वाइट टॉवल अपनी कमर के चारों तरफ लपेट कर बाहर आता है। वो जल्दी से अपने कम्फर्ट कपड़े पहनता है और वो रूम की लाइट बंद करता है। वो नेत्रा के पास बेड पर लेट जाता है और नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर किस करके उसे गुड नाइट कहता है। वो बहुत ज़्यादा थका था, इसलिए उसे नींद आ जाती है। नेत्रा भी गहरी नींद में सो रही थी। उसको बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसके पास प्रथम आकर सोया था। प्रथम अभी नहा कर आया था, इसलिए उसका ठंडा शरीर नेत्रा को अच्छा लग रहा था। वो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। नींद में वो भी उसको कडल कर लेती है।
सुबह 7 बजे धीरे से नेत्रा की आंखें खुलती है। उसे महसूस करता है कि उसे किसी ने टाइट हग करके रखा है। एक पल के लिए वो डर जाती है किसी के ऐसे अपने पास सोते हुए देखकर, पर वो हिम्मत से काम लेती है। प्रथम के मुंह पर चादर थी तो वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर वो महसूस पा रही थी कि जिस इंसान के पास वो सो रही है वो फिजिकली उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो ठंडे दिमाग से ही सब हैंडल करने का डिसीज़न लेती है। नेत्रा उस इंसान के चेहरे से चादर हटाती है। उस इंसान का चेहरा देखने के लिए उसके सामने प्रथम था। रूम पूरी तरह से बंद था, खिड़कियों पर पर्दे लगे थे। इस रूम में ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही थी, पर इतनी परेशान थी कि नेत्रा प्रथम का चेहरा आसानी से देख सके। प्रथम का चेहरा इस वक्त काफ़ी शांत था। नेत्रा एकटक प्रथम के हैंडसम चेहरे को देखने लगती है। कुछ पल ऐसे ही प्रथम को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने के बाद नेत्रा बेड से उठने लगती है, पर उसके ऐसे खुद से दूर जाने पर प्रथम नामे सिर हिलाकर उसे टाइटली हग कर लेता है। अपनी बंद आँखों से डीप वॉइस में उसके कान में धीरे से कहता, एक गंजी आँखों वाली, डोंट गो, आई वॉन्ट टू हियर। मेरी बाहों में, मुझे तुम्हें और कडल करना है, तुम्हें प्यार करना है। प्रथम का नेत्रा को गंजी आँखों वाला बोलना नेत्रा को हैरान कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रथम को बिना देखे कैसे पता चला कि उसकी आंखें अलग है बाकी लड़कों की आंखों से। नेत्रा कुछ भी सोचते हुए अपने मन को प्रथम की पकड़ से छुड़ाने लगती है। प्रथम का आज कोई मूड नहीं था नेत्रा को अपने आप से दूर जाने देने का। वो नेत्रा को अपने नीचे करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। नेत्रा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे या कैसे करे प्रथम को अपने आप से दूर। उसकी सारी कोशिशें प्रथम की कोशिशों के आगे बेकार हो रही थी। प्रथम उसकी गर्दन को अपने चेहरे में छुपाता है और अपने होंठ नेत्रा की गर्दन पर धीरे धीरे हरकत करने लगता है। जैसे ही नेत्रा को प्रथम के होंठ अपने गर्दन पर फील होते हैं, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर ही जम गया हो। प्रथम उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था, उसकी गर्दन पर अपने प्यार की छाप छोड़ रहा था। पहली बार नेत्रा के इतने ज़्यादा नज़दीक कोई लड़का आया था। उसके शरीर में आज अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए अच्छा है या बुरा, पर वो इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। नेत्रा और कोशिश करके अपने आप को प्रथम की पकड़ से खुद को छुड़ाने लगती है। प्रथम नेत्रा की गर्दन को सक करते हुए नेत्रा की गर्दन पर जोर से बाइट करता है, जिससे नेत्रा की एक हल्की सी आह निकल जाती है। प्रथम कहता है, ये बाइट तुम्हारी पनिशमेंट के लिए है, मुझसे दूर जाने के लिए। इसका निशान जब तुम देखोगी तो मुझसे दूर जाने से पहले 100 बार सोचोगी। प्रथम का उसको किस करते हुए बाइट करना, उनकी इन हरकतों से नेत्रा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। किस करते करते प्रथम नेत्रा के साड़ू के पल्लू को उसके कंधे से सरकाने लगता है, पर नेत्रा उसका हाथ पकड़कर उसको ऐसा भी कुछ नहीं करने देती। प्रथम उसे कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है तुमने? तुम्हें ही तो हमारा मॉर्निंग रोमांस अच्छा लगता है। नेत्रा कोई जवाब नहीं देती। वो थोड़ा जोर लगाकर खुद को प्रथम की पकड़ से अलग करने की कोशिश करती है। उसके ऐसे स्ट्रगल करने से प्रथम उसे कहता है, ठीक है जाओ, और जल्दी वापस आना, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रथम नेत्रा के ऊपर से उठकर करवट बदल कर सो जाता है। वो थोड़ी देर पहले जो भी हरकत कर रहा था, वो सारी हरकतें आधी नींद में उसे अदिति समझकर कर रहा था। प्रथम को उसके छोड़ने से नेत्रा चैन की सांस लेती है और वो बेड से उठ जाती है। नीचे ज़मीन पर कुछ ढूंढने लगती है। उसे वहाँ आयाश का बेड दिखता है। नेत्रा अपनी गर्दन पर हाथ रखती है, जहाँ प्रथम की किस और लव बाइट उसे अभी भी महसूस हो रही थी। प्रथम आराम से बेड पर सो रहा था। नेत्रा प्रथम की तरफ गुस्से से देखती है और अपने आप से कहती है, मेरी सारी नींद उड़ाकर कैसे आराम से सो रहा है ये बेशर्म इंसान, इसकी तो अभी मैं सारी नींद उड़ाती हूँ। नेत्रा उस बेड को उठाकर प्रथम को मारने लगती है। प्रथम उसकी बेड की मार से उठता है
उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई सुबह सुबह उसे ऐसे क्यों मार कर उठा रहा है। नेत्रा उसको मारते हुए कह रही थी, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या कह रहे थे तुम? मुझे डोंट गो, आई वॉन्ट यू हियर। मुझे तुम्हें और कडल करना है और प्यार करना है। शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी और की पत्नी को ऐसे बाहों में लेकर सो रहे थे और मुझे पनिशमेंट भी दे रहे थे। तुमने काट लिया मुझे, अब इस बल्ले की मार से तुम खाओगे। नेत्रा उसको और जोर से मारकर कहती है, इसका निशान जब तुम्हारे शरीर पर रहेगा ना, तब तुम भी मेरे पास आने से पहले 1000 बार सोचोगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आकर वैसी हरकत करने की। तुम्हारी शिकायत तो मैं अभी बड़ी दादी से करूँगी। वो जब तुम्हारे कान पकड़कर खींचोगी ना, तो खुद तुम्हें अपनी पत्नी को बाहों में लेकर सोने से भी डरोगे तुम। प्रथम को उसकी मारने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था। वो बस नेत्रा की आंखों की तरफ देख रहा था। उसकी ये गहरी हरी आंखें जो बस उसको उसकी अदिति की याद दिला रही थी। खुद को ऐसे घूरते देख और प्रथम को उसे कोई जवाब न देता देखने पर नेत्रा को अब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नेत्रा उसके सर पर 3-4 बार और मारकर कहती, घूर क्या रहे हो बेशर्म इंसान? एक तो मेरे रूम में बिना इजाज़त के आ गए तुम, अब मुझे ऐसे घूर रहे हो तुम? कोई मैनर्स नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? किसी और की पत्नी को ऐसे नहीं देखते? मेरे गले में ये मंगलसूत्र नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? तुम्हें मेरे पास सोने से पहले प्रथम अपने एक हाथ से उसका वो बैग पकड़ता है और नेत्रा उसको खींचने लगती है, पर प्रथम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। नेत्रा उससे कुछ कहती उससे पहले ही प्रथम उसे कहता है, पहले अपनी ये बकवास बंद करो और ये बताओ कि मेरे कमरे में क्या कर रही हो तुम? हो कौन तुम? नेत्रा जोर लगाकर उस बैट को खींचकर उसके सर पर जोर से मारते हुए कहती, मेरे रूम में आकर मुझसे पूछ रहे हो तुम कि मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? चोर हो ना? या हवेली में चोरी करने आए हो ना? अभी मैं भाई को बुलाती हूँ, तुम्हें अभी गोली से मार कर भगाएंगे वो। नेत्रा जोर जोर से चिल्लाते हुए जल्दी से रूम के बाहर जाती है और कमरे को बाहर से बंद करती है। नेत्रा की आवाज़ सुनकर गार्ड और सभी घर वाले वहीं आते हैं। सभी उससे पूछते हैं कि कहाँ है चोर। नेत्रा सभी को कहती है, मेरे रूम में है, मेरे बेड पर मेरे साथ सो रहा था, कमरे में बंद कर दिया मैंने उसको। रेणु देवी सभी गार्ड को गुस्से से कहती है, तुम सब कहाँ थे जब चोर बड़ी बहू के कमरे में आया था? किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम सब हर महीने की? गार्ड कुछ भी कहते नहीं, बस सर झुकाए खड़े थे। तभी सभी गार्ड अपने आया देखते हैं। नाइट ड्यूटी के लिए एक अलग गार्ड होते हैं। अंगद नेत्रा से पूछता है, भाभी आप ठीक तो हो ना? आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाया ना उस चोर ने? आयाश भी नेत्रा से पूछता है कि मम्मी ठीक हो ना आप? नेत्रा हाँ में सर हिलाती है तो अशोक जी नेत्रा को पूछते हैं, बच्चा वो चोर तुम्हारे कमरे में कैसे आया? बालकनी से आया था क्या? नेत्रा उसको कहती है, पता नहीं पापा, वो कैसे आया? जब मैं उठी तब आराम से मेरे पास सो रहा था वो बेशर्म चोर। मैंने बल्ले से मारकर डराकर बंद कर दिया उसे उसी कमरे में। अभी वो अंदर ही है। तभी अंदर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। प्रथम गुस्से से दरवाज़ा पीट रहा था, पर बाहर से दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। शौर्य अपनी बंदूक निकालकर सभी घर वालों को पीछे हटने के लिए कहता है, तो नेत्रा आयाश को गोद में ले लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को वो बेशर्म चोर कोई भी नुकसान पहुंचाए। शौर्य दरवाज़ा खोलकर सामने वाले इंसान पर बंदूक तानता है तो प्रथम उसे घूरकर देख रहा था। खुद पर ऐसे बंदूक तानने देखकर प्रथम को अब गुस्सा आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कंजी आंखों वाली लड़की ने सभी को ये कहा कि वो चोर है। वो अपने ही घर में वो चोरी करने आया है। जैसे ही शौर्य अपने सामने प्रथम को देखता है तो वो अपनी बंदूक नीचे करता है। प्रथम को 1 साल बाद देखकर सभी हैरान थे। प्रथम बाहर सभी को देखता है। सभी को 1 साल बाद देखकर उसे भी अच्छा लग रहा। उसकी नज़र एकदम से महक के ऊपर ठहर जाती है, जिसने इस वक्त सिंपल नाइट गाउन पहन रखा था। उसके गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर था। वो अंगद के पास खड़ी थी। जिस तरह से प्रथम महक से शादी करके बिना बताए 1 साल पहले चला गया था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि
वो महक से नज़रें मिलाने की। फिर उसने नज़र नेत्रा पर जाती है। उसने एक सिंपल साड़ी पहनी थी। उसके भी गले में मंगलसूत्र और सिंदूर था, जो कि उसको ही गुस्से में घूर रही थी। उसको गुस्सा किस लिए आ रहा था, यह बात का पता भी प्रथम को अच्छे से था। नेत्रा की गोद में आयांश था। आयांश को देखते ही प्रथम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अपने पापा को इतने दिनों के बाद देखकर आयांश भी खुश हो जाता है। वो खुश होकर जल्दी से उसके पास जाने लगता है, पर नेत्रा ने उसको गोद में अच्छे से ले रखा था, वो इसलिए वो जा नहीं पा रहा था। आयांश नेत्रा कहता है, मम्मी पापा आ गए, मुझे नीचे उतारो ना, मुझे उनके पास जाना है। नेत्रा उसको और ज़्यादा टाइट पकड़ती है और अपने पीछे कर लेती है। उसे लग रहा था प्रथम उसे और उसके बच्चे को ज़रूर नुकसान पहुंचाने आया है। नेत्रा सभी को देखती है तो सभी प्रथम को हैरानी से देख रहे थे। शौर्य भी कुछ नहीं कर रहा था, ना ही कोई गार्ड कोई भी हरकत कर रहा था। प्रथम को देखकर नेत्रा सभी को कहती है, पहले इस बेशर्म चोर को पकड़ो। मुझे बोल रहा था मैं इसके कमरे में क्या कर रही हूँ, मेरे बेड पर मेरे साथ सो रहा था, ये मुझे पकड़कर सो रहा था। ये बेशर्म चोर आराम से मुझे कह रहा था, डोंट गो, आई वॉन्ट यू हियर। कदर करना है मुझे, प्यार करना है मुझे, पता नहीं ये और क्या क्या बोलकर मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। ये बेशर्म चोर मेरे ऊपर चढ़कर देखो, मेरी गर्दन पर काट भी लिया इसने मुझे किस भी किया। नेत्रा की बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि प्रथम ने नेत्रा को ऐसा कुछ कहा होगा या उसके साथ किया होगा। सभी नौकर आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। बड़ी बहू अपने पति को नहीं पहचान रही है, पहचानेगी भी कैसे, 1 साल बाद जो आया है उसका पति, चेहरा ही भूल गई होगी बेचारी। रेणु देवी सभी गार्ड और नौकरों को वहां से जाने को कहती है। सभी सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। प्रथम गुस्से से नेत्रा के पास आने लगता है, पर नेत्रा उससे दूर जाने लगती है। प्रथम आयांश को उसकी गोद से जबरदस्ती ले लेता है। नेत्रा ने आयांश को कसकर पकड़ रखा था। प्रथम के जोर से आगे उसका जोर नहीं चलता। आयांश भी कोई विद्रोह नहीं कर रहा था। उसके पास जाकर प्रथम गुस्से से सभी को कहता है, कौन है ये लड़की? मैंने कह रखा था ना कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे और अदिति के रूम में कोई और आना नहीं चाहिए। मेरे रूम में क्या कर रही थी ये लड़की? मेरे बेड पर क्यों सो रही थी? प्रथम के सारे शब्द और सारा गुस्सा उसके गले में रह गया। जब आयांश प्रथम को हक कर लेता है, उसके हक करते ही प्रथम भी अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। नेत्रा प्रथम को गुस्से में कहती है कि तुम कौन हो? मेरे रूम को अपना रूम क्यों कह रहे हो? मेरे बच्चे को लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राधिका जल्दी से नेत्रा को कहती है, भाभी नेत्रा, आपने इनको पहचाना नहीं, ये आपके ही तो पति हैं, ये प्रथम भाई जी है, हमारे प्रथम भाई जी, आयंश के पापा, जिससे आपकी शादी हुई थी। नेत्रा हैरानी से प्रथम को देखने लगती है, जिसने कसकर आयांश को हक कर रखा था। प्रथम उसकी तरफ घूरकर देख रहा था। नेत्रा थोड़ा अंदर रूम में झांककर प्रथम की फ़ोटो देखती है तो वो प्रथम की अदिति के साथ की 7 साल पहले की फ़ोटो थी, जिसमें वो क्लीन शेव था, बाल भी छोटे थे, उसके चेहरे पर स्माइल थी। फिर नेत्रा वापस से प्रथम की ओर देखती है। आज प्रथम का लुक काफ़ी चेंज हो गया। उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ आ गए थे, बाल भी उसने थोड़े बढ़ा लिए थे। उसके चेहरे पर अब कोई मैच्योरिटी आ गई थी। अदिति के जाने के बाद प्रथम ने कोई फ़ोटो नहीं खिंचाई। नेत्रा ने हमेशा प्रथम को उस फ़ोटो की नज़र से देखा ही नहीं। नेत्रा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान प्रथम है। वह शिवानी जी की तरफ देखती है। उसके आंखों में बहुत सारे सवाल थे। शिवानी जी उसकी बात समझकर हाँ में सर हिलाती है। नेत्रा फिर से प्रथम को देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो क्या रिएक्ट करे, उसको यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले जो इंसान उसके इतना करीब था वो कोई और नहीं, उसका पति था, जिसका इंतज़ार वो पिछले 1 साल से कर रही थी। वो इंसान जब उसके सामने था तो वो ऐसे थोड़ी देर पहले गुस्से में बात कर रही थी। अब जब नेत्रा को सब कुछ समझ में आता है तो वो अपने कदम पीछे ले लेती है। वो वहाँ से सीधे आयांश के रूम में जाती है।
और उस कमरे को बंद कर देती है। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। नेत्रा की बंद आंखों के सामने प्रथम का चेहरा था जब वो उसको हक करके सो रहा था, उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। प्रथम और उसकी नज़दीकियों को याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नेत्रा उस पल को महसूस करने लगती है जब वह प्रथम के साथ थी। वो उसे किस कर रहा था, उसे प्यार कर रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसे प्रथम की करीबी क्यों गलत नहीं लग रही थी, कि वो नींद में उसके पास सुकून से सो रही थी, कि वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। नेत्रा खुश होकर अपने आप से कहती है, मेरे प्रथम जी आ गए, मेरे पास सो रहे थे वो भी मुझे अपनी बाहों में लेकर। ये सब बोलते बोलते वो रुक जाती है। फिर वो थोड़ा दुखी होती है। वो अपने आप से कहती है, मैंने उनको नींद से जगा दिया, उनको गुस्सा भी दिला दिया, मैंने उनको बल्ले से मार दिया। वो भी कितनी ज़ोर से लगी होगी उन्हें। उनको सबके सामने बेशर्म चोर कह रही थी मैं। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कैसी पत्नी हूँ। वो तो मुझे कदर और प्यार ही तो करना चाहते थे ना। क्या गलत कह रहे थे वो। पति है वो मेरे। इतने दिनों के बाद आए हैं वो अपने काम से। अब पक्का मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। राधिका ने बताया था कि उसके भाई जी को गुस्सा ज़्यादा आता है, इसलिए मुझ पर गुस्सा कर रहे थे वो। दूसरी तरफ प्रथम ने आयांश को हक कर रखा था। शिवानी जी गुस्से से प्रथम के पास जाती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये नज़ारा देखकर आयांश अपनी दादी की तरफ देखता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या। उसे बस बहुत जोर की आवाज़ आई थी। प्रथम कोई रिएक्ट नहीं करता। उसकी आंखें बंद हो गई थी अपनी माँ की थप्पड़ खाने से। वो आयांश के सर पर हाथ रखकर उसके चेहरे को दूसरी तरफ करके उसके सर को सहलाने लगता है। प्रथम को पता था कि उसकी माँ का गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है और वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा अपनी दादी के गुस्से को देखे। शिवानी जी प्रथम को एक और थप्पड़ मारकर गुस्से में कहती है, क्या कर रहा था तू यहाँ। जब याद आई है तुझे अपने घर वालों की, हमारी तो छोड़ो अपने बीवी बच्चे की भी कभी याद नहीं आई तुझे। शादी के अगले दिन उसे छोड़कर चला गया तू, वो बेचारी बच्ची। प्रथम उनकी बात बीच में न काटकर कुछ नहीं कहता और उनकी बात पूरी होने से पहले आयांश को लेकर अपने कमरे में चला जाता है कि सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रेणु देवी सभी को अपना काम करने को कहती है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। प्रथम अपने रूम में बेड पर बैठा और आयांश को भी अपने पास बैठा लेता है। आयांश को देखते ही कुछ पहले जो हुआ वो उसे भूल जाता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसके पूरे चेहरे को चूमकर उससे बोला, हैप्पी बर्थडे आयांश, पापा एंड मम्मी बोथ लव यू। आयांश उसके गाल पर किस करके कहता है, थैंक यू पापा, आई ऑल्सो लव यू। प्रथम उससे कहता है, यू आर बिग बॉय नाउ, यू 6 साल के हो गए हो आप। आयांश खुश होकर उसे कहता है, मम्मी भी हमेशा मुझे यही कहती है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। जब वो मुझे दूध पिलाने के लिए मेरे पीछे भागती है ना, तो उनके भी हाथ नहीं आता मैं। वो तो भगवान जी को मेरी शिकायत करते हुए कहती है कि हे भगवान, ये लड़का कितना बड़ा हो गया है, अपनी मम्मी के भी हाथ नहीं आता है। ये बोल आयांश हंसने लगता है। प्रथम उसको हंसते हुए देख रहा था। उसे अब अपने घर वालों की उसकी शादी करने के डिसीजन पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा था। वो उससे पूछता है, आप अपनी मम्मी के साथ खुश तो हो ना बेटा। आपका वो अच्छे से ध्यान तो रखती है ना, वो आपको प्यार तो करती है ना। आयांश उसे खुश होकर कहता है, मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है पापा, वो मुझे बहुत सारा प्यार करती है। कभी कभी ज़्यादा मस्ती करने पर वो हमें भी डांट देती है, पर मम्मी उनको प्यार से मना लेती है। उनको बताना नहीं, मैंने आपको बता दिया। मम्मी आपसे भी बहुत सारा प्यार करती है। मैंने उनको चुपके से देखा था। आपकी इस वाली फ़ोटो को देखकर वो रोज़ आपको वापस आने के लिए कहती रहती है। जब वो ऐसा करती थी ना, तब उनकी आंखों में आंसू होते थे, पर वो मेरे सामने अपने सारे आंसू छुपा लेती थी। वो प्रथम उसकी बात आराम से सुन रहा था। वो उसकी लास्ट वाली बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता।
आयांश उसे कहता है, आपको एक सीक्रेट बताऊं पापा, मम्मी ने कहा था कि जब आप आ जाएंगे ना तब हम दोनों आपसे ऐसे ही झूठ मूठ का कुछ दिन नाराज़ रहेंगे, आपको तंग करेंगे, फिर आप हम दोनों को चॉकलेट और गिफ्ट से मनाओगे, तब हम मान जाएंगे। प्रथम थोड़ा झूठ मूठ का सीरियस होकर उससे पूछता है, तो अब आप और आपकी मम्मा मुझसे नाराज़ हो ना? आप दोनों को गिफ्ट और चॉकलेट से मनाना पड़ेगा ना मुझे, पर मैं तो दोनों के लिए कुछ लेकर नहीं आया। आयंश उसे कहता है, नहीं नहीं मनाना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मम्मी ने कहा है हम आपसे नाराज़ नहीं होंगे, आप नाराज़ होकर फिर से हमें छोड़कर चले गए तो इसलिए मैं और मम्मी आपसे झूठ मूठ का नाराज़ भी नहीं हो पाएंगे। पापा अब आप मुझे और मेरी मम्मी को छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? प्रथम आगे कुछ नहीं कहता। आयांश उससे कहता है, पापा जब भी मैं आपको याद कर कर रोता था तब मम्मी मुझे कहती थी आप बहुत जल्द वापस आओगे, फिर वो आपको कहीं नहीं जाने देगी और वो आपको इतना प्यार करेंगे कि आप हम दोनों को छोड़कर जाने का कभी दिल नहीं करेगा। प्रथम उसका गाल सहलाकर उसे पूछता है कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? आयंश उसे कहता है, नहीं अभी तो उठा हूँ, पहले मम्मी मुझे नहलाएगी, फिर तैयार करेगी, फिर वो मुझे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाएगी। मैं रोज़ मम्मी के हाथों से ही खाना खाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अपने हाथ से खा लूँगा, पर वो मुझे खिलाती है हमेशा मुझे अपने हाथों से। प्रथम उसे कहता है, ठीक है आप अपनी मम्मी के पास जाओ, फ्रेश हो जाओ, तब तक पापा भी रेडी हो जाएंगे, फिर हम आज साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे। आयांश ओके पापा कहकर उसके रूम से चला जाता है। प्रथम अपने रूम को अंदर से बंद करता है। वो आयांश की बातों के बारे में सोच रहा था। वो अपने आप से कहता है, महक कितने अच्छे से मेरे बेटे का ध्यान रख रही है, कितना खुश है आयांश उसके साथ गलत कर रहा हूँ मैं। मुझे ऐसे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं एक बार तो उसे सॉरी और थैंक यू कहना चाहिए मुझे। प्रथम अपने रूम को देखता है। आज उसका रूम काफ़ी साफ था। वो बेड पर पड़ी चादर को देखता है। उसे थोड़ा याद आ रहा था उसने नेत्रा के साथ नींद में क्या किया। वो नींद में कितना ज़्यादा करीब था नेत्रा के, वो इस बात को झुठला नहीं सकता था। उस नेत्रा के साथ कुछ 6 घंटों में उसे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था, जो उसे आज 6 सालों बाद चैन की नींद आई थी। पर उसका दिल और दिमाग दोनों ही इस बारे में नहीं सोचना चाहता था। वो अपने आप को कहता है, वो कंजी आँखों वाली लड़की वो कौन थी जिसके साथ मैं सो रहा था? वो मेरे रूम में क्यों सो रही थी? प्रथम अपने दिमाग पर जोर डालता है। वो याद करने की कोशिश कर रहा था उसने नेत्रा को कहाँ देखा था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। नेत्रा को उसने पहले तो कहीं देखा था। वो थोड़ा और याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि प्रथम को राधिका का उसको नेत्रा भाभी कहना याद आ रहा था। वो अपने आप को कहता है, राधिका उसे भाभी क्यों कह रही थी? आयांश को भी उसने इतने हक से अपनी गोद में ले रखा था, उसे अपना बच्चा कह रही थी। क्या वो अंगद की वाइफ है? तभी राधिका उसे भाभी कह रही होगी। वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मैं उसका जेठ होकर कैसे उसके साथ सो रहा था, पर मेरे रूम में वो क्यों सो रही थी? अपने पति के साथ क्यों नहीं सो रही थी? क्या लड़ाई हो गई थी उसकी अंगद से? प्रथम अपने क्लोसेट को खोलकर अपने लिए कपड़े देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि उसके रूम में एक एक्स्ट्रा क्लोसेट है। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें लड़कियों के कपड़े और सामान थे। प्रथम अपने आप से कहता है, व्हाट द हेल, मेरे रूम में उस कंजी आँखों वाले ने तो पूरा कब्जा ही कर लिया। अंगद को समझाना पड़ेगा अपनी वाइफ को अपने रूम में शिफ्ट करे। रूम की कोई कमी थोड़ी है ना इस हवेली में क्या आजकल। प्रथम उस क्लोसेट को बंद करके अपने लिए कपड़े निकाल कर वॉशरूम जाता है। वो तैयार होकर बाहर आता है हॉल में तो उसे महक दिखती है। वो उसके पीछे पीट करके खड़ी थी। प्रथम हिम्मत करके उसके पास जाकर उसके कंधे को टैप करता है। महक पीछे मुड़कर देखती है तो प्रथम को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सुबह से तो वो उससे मिल ही नहीं पाई थी। महक उसे हक कर देती है। वो उसे कहती है, जीजू आप इतने दिन तक कहाँ थे? आपको अपनी महक की एक भी बार याद नहीं आई?
आप नहीं थे तो आपके बिना कितना कुछ हो गया। मेरे लिए कोई स्टैंड लेने वाला नहीं था। प्रथम को महक की ऐसे उसके सुहागन देखकर बुरा लग रहा था। उसको आयश की कही सारी बात याद आ रही थी। उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, कैसी हो तुम? महक उससे दूर होकर कहती है, मैं ठीक हूँ जीजू। प्रथम उसका हाथ पकड़ कर कहता है, महक आई एम सॉरी, प्लीज़ अपने जीजू को पहले माफ़ कर दो। महक उससे कहती, सॉरी तो मुझे आपको कहना चाहिए। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना मैं वो शादी करती, ना आप इस बेमतलब की शादी में फंसते, ना ही आप अपनी उस अनचाही दुल्हन की वजह से ऐसे हवेली छोड़कर जाते। प्रेम उसे कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मैं तुम्हारी वजह से नहीं गया था। तुम्हारी वजह से ही तो मुझे अपने बेटे की चिंता नहीं हुई। थैंक यू। जो भी तुमने किया, जो भी तुम कर रही हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार पाऊँगा। जिस तरह से तुम मेरे बेटे। प्रथम आगे कुछ बोल पाता कि तभी आयंस उसके पास भागकर उसकी गोद में लेने के लिए कहता है। प्रथम अपने बेटे को कैसे मना कर सकता था। वो उसको गोद में लेकर उससे बातें करने लगता है। महक वहाँ खड़ी आयश और प्रथम को देख रही थी। प्रथम की बातों का मतलब वो अच्छे से समझ रही थी। उसे पता चल गया था कि प्रथम को अभी तक नेत्रा और उसकी शादी का सच नहीं पता चला। वो महक को ही अपनी वाइफ समझ रहा है, पर वो उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करती। वो तो बस तमाशा देखना चाहती थी जो अभी होने वाला था। महक धीरे से अपने आप को कहती, इंटरेस्टिंग। जीजू के सामने थी वो बेवकूफ़ नेत्रा, फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। सभी घर वालों को छोड़कर जीजू बस मुझसे मिलने आए सबसे पहले। अब आएगा कहानी में मज़ा। अब जीजू को पता चलेगा उनके घर वालों ने उसकी शादी उस गांव की निहायती पागल बेवकूफ़ नेत्रा से कर दी है। कहाँ मेरी पढ़ी लिखी दी, कहाँ वो गांव की अनपढ़ नेत्रा। उसकी सैंडल की धूल की बराबर भी नहीं है वो। सिंघानिया खानदान ने भले ही उस डफर नेत्रा को अपनी बड़ी बहू बना लिया, पर जीजू जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन कभी नेत्रा जैसी गांव की गंवार प्लस एक गरीब नौकर की बहन प्लस अनाथ लड़की को अपनी पत्नी के रूप में कभी नहीं अपनाएंगे। खुद को वो बड़ी हवेली की बहू समझती है ना वो। अब उस नेत्रा को समझ में आ जाएगा कि इस हवेली में उसकी औकात आयांश की नैनी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। उस जैसी लड़की को तो जीजू कभी अपने घर में सर्वेंट भी ना रखे, वाइफ तो दूर की बात है। आयांश को अच्छे से तैयार कर नेत्रा अपने रूम में जाती है। वो अपने रूम में प्रथम को देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। आयांश ने से कहा था कि पापा रूम में ही हैं। नेत्रा अपने लिए एक अच्छी सी ब्राइड न्यू साड़ी निकालती है और नहाने के लिए चली जाती है। वो नहा धोकर क्लोसेट से बाहर आकर वो बाहर नीचे आ जाती है। वो प्रथम से पहली बार क्या बात करेगी? उसे सुबह वाली बैट की पिटाई के लिए माफ़ी मांगे, क्या कहे? उसे लग रहा था कि अभी तक जो भी पता चला होगा वो उसकी पत्नी है। सुबह तो उसकी बातों से वो गुस्सा हो गया, अब उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया होगा। नेत्रा हॉल में जाती है। सभी घर वाले हॉल में बैठे थे। प्रथम भी वही था। आयांश प्रथम की गोद में था। बाप बेटे को साथ देखकर नेत्रा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नेत्रा रोज की तरह रेणु देवी के पैर छूते हैं और शिवानी जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। नेत्रा अंगद नेत्रा के पास जाकर उसे धीरे से कहता है, क्या बात है भाभी? प्रथम के आते ही आपके चेहरे पर आज एक अलग सी चमक आ गई है। आपकी तो स्माइल ही नहीं जा रही। आपके चेहरे से लगता है आज इस प्रथम का भी सारा देवदासपन खत्म होने वाला है। आपको ऐसे देखकर आयांश को भी जल्द ही छोटे भाई बहन मिलने वाले हैं। नेत्रा को अब बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है अंगद की बात सुनकर। वो पूरी कोशिश कर रही थी ब्लश न करने के लिए। वो उसे कहती है कि तंग न करे आँखों से, सभी बड़े यही हैं। अंगद फिर भी उसे तंग करता था। अंगद को भले ही प्रथम पसंद नहीं था, क्योंकि हवेली में हमेशा बड़े होने की वजह से उसकी प्योरिटी ज़्यादा मिलती थी, पर वो नेत्रा के लिए खुश था। वो उसकी भाभी थी, इसलिए वो उसके दिल से इज्जत भी करता था। वो खुश था कि फाइनली नेत्रा का इंतज़ार ख़त्म हो गया और प्रथम आ गया।
प्रथम उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों को साथ देखकर उसको यकीन हो गया था कि नेत्रा अंगद की वाइफ है। रेणु देवी प्रथम को कहती है, कोई सवाल नहीं पूछना हमें तुमसे, तुम कहाँ थे, इतने दिन क्यों नहीं आए? अब आ गए हो तो जान लो, आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन मनाया जाएगा, उसमें तुम्हें रहना है और कल तुम्हारी और बड़ी बहू के हाथों से पूजा करवाई जाएगी। उसके बाद तुम दोनों को पहाड़ी वाली मंदिर जाना है, दोनों को साथ में दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आना है। ये पूजा तुम दोनों की शादी के बाद होने वाली थी, पर तुम सब कुछ छोड़कर चले गए थे, इसीलिए अब ये पूजा कल होगी। प्रथम कुछ नहीं कहता, ऐसे लग रहा था वो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। इस हवेली में रेणु देवी के एटीट्यूड को सिर्फ प्रथम ही टक्कर देता था। रेणु देवी सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहती है तो प्रथम सोफे से उठता है। वो महक को आयांश को लेने कहता है। आयांश धीरे से प्रथम के कान में कहता है, पापा मैं मासी के पास नहीं जा सकता, उन्होंने अभी सब नाराज़ है, मैं मम्मी के पास जाता हूँ, मैं उनके साथ ही खाना खाता हूँ। ऐसा कहकर आयांश प्रथम की गोद से उतरकर नेत्रा के पास जाता है। वो उसका हाथ पकड़ता है तो प्रथम हैरानी से आयांश को देख रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उस कंजी आँखों वाली चाची को मम्मी क्यों कह गया और महक को मासी क्यों कह रहा है। प्रथम अपने मन में उठ रहे सवालों का जवाब अभी जानने का डिसाइड करता है। तो वो शिवानी जी से पूछता है, मम्मी ये लड़की कौन है, मेरे रूम में क्यों रह रही थी ये? आयांश से मम्मी क्यों कह रहा था, इसकी मम्मी तो महक है ना। आयांश उससे कहता है, पापा महक मासी को आप मेरी मम्मी क्यों कह रहे हैं, वो तो मासी है और चाची है ना, मेरी मम्मी तो मेरी नेत्रा मम्मी है। शिवानी जी रेणु जी की तरफ देखती है तो वो उसे सब समझाने के लिए कहती है। शिवानी जी राधिका को आयांश को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहती है। राधिका उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।